नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जहां बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, चुनावी प्रचार को रफ्तार दी जा रही है। सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस अभी नामों को लेकर मंथन कर रही है। इनेलो और जेजेपी भी मैदान में है। दोनों पार्टियों में चर्चा का दौर जारी है। लिस्ट को लेकर इंतजार किया जा रहा है। तो चर्चा लोकसभा चुनाव की हम कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। तो पार्टियां अपने लेवल पर बैठक कर रही है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। दिल्ली बीजेपी चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ ने कहा कि 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। आप पार्टी पर कहा कि अपने कारनामों की वजह से आम आदमी पार्टी के लोग सलाखों के पीछे हैं। तो आम आदमी पार्टी खुद अपने लिए ही चुनौती बन गई है। जो कभी भ्रष्टाचार के विरोध में नारे लगाते हुए ये मंतव्य रख के सत्ता में आए थे, अब अपने ही कारनामों से सलाखों के पीछे हैं। तो अब तो खुद के लिए ही चुनौती है, वो किसी के लिए चुनौती है ऐसा नहीं है। क्योंकि जनता ने उनको किस लिए जो है विश्वास दिया था, अपना मतदान दिया था, मत दिया था, जनादेश दिया था भ्रष्टाचार के विरोध में, और इसलिए अब वो अपने कारनामों से सलाखों के पीछे हैं। विरोधक में बैठक में था 10 की 10 सीटें, वहाँ भी जनता का आशीर्वाद इसी तरह से मिलने वाला है। दिल्ली और हरियाणा मिला के तो 17 सीटें, ये सब हम विजयी होने वाले हैं। लोकसभा उम्मीदवारों की सूची को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ी बात कही है। अप्रैल के पहले सप्ताह में सूची जारी होने की बात कहते हुए हुड्डा नजर आए। वही सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। आप पूछ रहे जी, शैलजा लड़ेगी चुनाव, रणदीप लड़ेंगे, अभी मर्जी है, अच्छा है लड़े। तो आप सवालों में से जो ना अपनी अरे कांग्रेस के बुरे हैं, बीजेपी के सारे बाहर से लाके कांग्रेस लाके उम्मीदवार दे रही हैं। इनके अपने उम्मीदवार तो है नहीं बीजेपी के। कांग्रेस के तो अपने मजबूत उम्मीदवार है, उतरेंगे जब देखना, एक से एक मजबूत उतरेगा। आदरणीय सुशील गुप्ता जी के, जो आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो हमारे एक पारिवारिक जिनके साथ संबंध है, हुड्डा साहब, और वो एक मित्र बहुत लंबे समय रहे। और मेरे को भी आदरणीय सुशील जी का आशीर्वाद बहुत लंबे समय से मिलता रहा है। हमारा बहुत निकट संबंध रहा है। पहले हम एक ही दल में थे, अब अलग अलग दल में हो सकते, लेकिन हमारा दिल जो है एक ही जगह हमेशा रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने जेजेपी पर जोरदार हमला बोला। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी वाले इस चुनाव में अपने कैंडिडेट भी नहीं उतार पाएंगे और लोग उनको शून्य पर लाकर खड़ा करेंगे। तो चुनावी घमासान नजर आने लगा है। आपको बता दें कि एक तरह से मैनिफेस्टो पर चर्चा हो रही है, चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस लिस्ट को लेकर मंथन कर रही है। जेजेपी और इनेलो की तरफ से भी अभी कई सीटों पर ऐलान बाकी है। तो ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा में कुल मिलाकर चुनावी माहौल नजर आने लगा है, लेकिन इंतजार करना होगा कि कौन सी पार्टी जनता का दिल जीत पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, अमनदीप केसरी, प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेंद्र जादौन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हरियाणा न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विधु रावल जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन बजरंग दास गर्ग जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, क्या कुछ मान रहे हैं? कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत खटास है। कैप्टन अजय यादव का बयान अगर आपने सुना होगा तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असली कांग्रेस, नकली कांग्रेस। क्या असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है? यही कारण है कि लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई है। देखिए राजश्री जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता फील्ड के अंदर आज से नहीं, लगातार फील्ड के अंदर है और जनता के बीच जा रहा है, घर घर संपर्क कर रहा है। यहां तक कि पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद ही है कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन हरियाणा से जीतेगा। मैं बता मेरा ये सवाल था, कैप्टन अजय यादव असली नकली कांग्रेस क्यों कह रहे हैं? से दुखी है जी बजरंग जी, सवाल तो सुनिए। कैप्टन अजय यादव असली कांग्रेस, नकली कांग्रेस क्यों कह रहे हैं? उनका मतलब समझिए
कि नकली कांग्रेस का मतलब है 10 भारतीय जनता पार्टी ने 10 कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें 6 उधारे नकली कांग्रेस के उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के कैंडिडेट नहीं थे, कांग्रेस के उधारे नकली कैंडिडेट मांगे गए हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि वो नाराजगी पहले भी जता चुके हैं कैप्टन अजय यादव। बहुत लंबी देखिए, समझो, हमारे कोई नाराजगी नहीं, हाँ। ना नाराजगी वाली बात है। बहुत लंबी लिस्ट कैंडिडेटों की है, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की है। 362 प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव लड़ाने की इच्छा जाहिर की है, रिटर्न में फार्म भरे हुए हैं और मंथन लगातार चल रहा है। पैनल कंप्लीट हो चुके हैं। 31 तारीख को हमारी फिर इसकी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखी हुई है। यहां तक मैं बताना चाहता हूं, आज जनता, जहां लोकसभा चुनाव की बात है, चुनाव तो जनता के बीच जाके लड़ना है, वोट तो जनता ने देना है। अगर जनता खुश होगी, जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज हालात क्या है, प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और मुक्ति चाहती है। जिस प्रकार इस भाजपा सरकार ने किसानों को दुड़ा कर पिटा, जिस प्रकार सरपंचों को पिटा, आंगनबाड़ी महिलाओं को, इस पर जवाब तो विधु रावल जी से लेंगे हम। बने रहिएगा हमारे साथ बजरंग जी। प्रियदर्शनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियदर्शनी जी, आप सुन रही थी ओपी धनखड़ का बयान, आपने सुना? 750 जी, किसान शहीद हो गए। ठीक है बजरंग जी, आपने आरोप लगा दिए, विधु रावल जी जुड़ेंगे तो इनसे जवाब लूंगी मैं इस पर। जी, विधु रावल जी जुड़ गए हमारे साथ। प्रियदर्शनी जी, मैं आऊंगी आपके पास। रट्टा मार के आ जाना और यहाँ पर डिबेट का समय को खराब कर देना, रट्टा मारकर आ जाए हर डिबेट वही रट्टा मार रहे हैं। जनता के बीच में जाओ ना भाई, जनता तो तुम देखना पसंद नहीं कर रही है आपको, कैंडिडेट आपके पास है नहीं उतारने को। हर डिबेट में एक ही बात बार बार बोलो, बार बार बोलो। ये राजश्री जी, इन्होंने डिबेट नहीं करनी, हर डिबेट में यही काम है, हर डिबेट में यही काम है। जवाब सुन लीजिए विधु रावल जी क्या कह रहे, जवाब सुन लीजिए। देख लो, हर डिबेट में यही बात। अरे उसको न्यायालय कराओ, अरे उसको न्यायालय कराओ, कल की रिकॉर्डिंग चला देते हैं, रिकॉर्डिंग चला देते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग चला देते हैं। अगर कुछ नया नहीं बोलना, बजरंग जी आप क्या आरोप लगाए, जवाब सुन लीजिए। कर देते हैं कि ये बात है, ये इनका नंबर जवाब सुन लीजिए, बीच में बोलने की आदत पड़ रही है। ठीक है, आप इनका नंबर, ठीक है बजरंग जी, आपने अपनी बात रखी, अब जवाब सुन लीजिए विधु रावल जी से। बुलाया था क्या? हाँ, नहीं, आप, मैं पूछता हूँ राजश्री जी, जब आपने इनको बुलाया था क्या? बिना बुलाए बीच में बोलने जाते? ठीक है, मैंने विधु रावल जी से सवाल पूछा है। हुड्डा कह रहे हैं कि कोई कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास, पूर्व जो कांग्रेसी रहे हैं उन्हीं को सीट दी गई है, उन्हीं को टिकट दी गई है। इस पर जवाब विधु जी। राजश्री जी, ये तो कमाल हो गया। देखिए, ना तो कांग्रेस के पास खुद के पास कैंडिडेट है, ना कोई बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट्स की बड़ी एक लिस्ट है। इसलिए पूरी देश के अंदर जो है सबसे अधिक अब तक जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले हरियाणा के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, 10 के 10 कर दिए। ये लोग जो है कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को देखकर डिक्लेयर करेंगे, फिर हमने 6 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। इन्होंने पता नहीं क्या देखा, फिर बोले जी पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगी भाजपा, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे। देखो, डर का माहौल है असल में, भाजपा को देख देख कर करेंगे। अब हमने 10 भी कर दिए, अब कभी कहते हैं कि छठे फेज में चुनाव आएगा, कभी कहते हैं कोई आएगा। और उससे बड़ी बात क्या है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। जो कांग्रेस के अंदर जो खेमेबाजी है, ये जग जाहिर है। और उसके बाद जो है ये एक दूसरे को किस प्रकार से एक दूसरे की राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एक दूसरे पर इन्होंने आरोप लगाए हुए हैं। ठीक है, वही एक दूसरे को कह रहे हैं तू लड़ ले चुनाव, तू लड़ ले चुनाव, तू लड़ ले चुनाव। कोई ये नहीं कह रहा मैं लड़ूंगा चुनाव, सब कह रहे हैं तू लड़ ले चुनाव। ये डर का माहौल है। इस पर जवाब लेंगे, लेकिन विधु जी इसमें मेरा भी एक सवाल है कि रणजीत चौटाला है, नवीन जिंदल है, अशोक तंवर है, पहली बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आप लोगों ने लिस्ट जारी कर दी, क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, कहा जाता है अंग्रेजी में कि फर्स्ट ब्लो इज हाफ द बैटल वन, यानी जो पहला वार होता है वो युद्ध की जीतने की एक तरह से शंखनाद होता है। हाँ। किस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के योद्धा रणभूमि में दहाड़ रहे हैं, शेर कितना दहाड़ रहे हैं,
और ये अपने बैराकों में घुस गए हैं। ये अपने पूंछों को दबाकर, अपनी दुम को दबाकर, हमारे विपक्षी साथी जो हैं अपने बैराक में घुस गए हैं और एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। अरे तू लड़ ले चुनाव। हुड्डा साहब कह रहे हैं शैलजा जी और जो रणबीर सुरजेवाला है, रणदीप सुरजेवाला है, हुड्डा जी कह रहे हैं जो सबको पता है कि उनके हितैषी नहीं है, उनको धकेलने, ये कह रहे हैं वरिष्ठ नेता हैं, इनको चुनाव। अब कौन बीच में बोल रहा है भाई? अब कौन बीच में बोल रहा है? रुक जाइए, मुझसे सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। और ये केवल यहां ऐसा नहीं है, इनकी दुर्गति, कांग्रेस की दुर्गति देशव्यापी है। लेकिन क्या हाल है? एक चीज और कही थी कि अगर सुरजेवाला और कुमारी सैलजा चुनाव लड़ते तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बेशक चुनाव लड़े, ये भी उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी विजू जी दोबारा। जी नहीं, उल्टा, एक मिनट राजश्री जी, ये बात पूरी करने दीजिए, ये बात पूरी करने दीजिए राजश्री जी, ये बात पूरी करने दीजिए। यही बात मैं कह रहा था जो आपने कही। असल में बात ये नहीं है जो आपने कही, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर जी, दोनों जो रणदीप सुरजेवाला हैं और कुमारी शैलजा हैं, और दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए। मैं सलाह देता हूं, लेकिन यह सलाह खुद पर लागू नहीं की, क्योंकि डर है। पिछली बार लाखों वोटों से हारे थे सोनीपत से, इस बार फिर सुपड़ा साहब, और फिर जो बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, जब जनता के सामने आ जाएगा, इनको कोई पसंद नहीं करता। प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ओपी धनखड़ ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। ओपी धनखड़ का बयान आपने भी सुना, उन्होंने दिल्ली के लिहाज से भी बड़ी बातें कही है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार अगर हमारा वजूद नहीं है, अगर हमसे डर नहीं है, तो हमारे सारे नेताओं को काहे के लिए अंदर कर रहे हो? क्यों ईडी को हमारे पीछे रखा हुआ है? क्यों सीबीआई को हमारे पीछे रखा हुआ है? हमारे पार्टनर जब आप बोल रहे थे, भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहे हैं। विधु जी जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी। प्लीज सुनिए, पूछा, मैंने जवाब दिया। सुनिए, मैंने आपसे जवाब नहीं मांगा, सुनिए। इनका जवाब हमेशा खराब करते हैं, आदत है आपकी। सुनिए, अब इनको ये शायद आप सवाल पूछ रहे हो, मैंने जवाब दे दिया। नहीं, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैं जनता से सवाल का जवाब सुन लीजिए सर। इतनी अगर इनको डर नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, अगर वाकई किसी से डर है तो वो कहा जाए, तो वो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो लोगों से, दो चीजों से डर है। एक, इंडिया गठबंधन से इनको बहुत बड़ा डर हो गया है। किस तरीके से ये हमारी कल की महारैली खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। मोदी जी और मोदी जी की टीम पूर्ण रूप से हमें रोकने का प्रयास कर रही है, पूरी इन्होंने रणनीति बना रखी है। तो डर नहीं है तो और क्या है? अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम है जिससे रात को भी इनको नींद नहीं आती है, और ये बोल रहे हैं कि कोई हमारा वजूद नहीं है। अरे वजूद नहीं है तो बार बार क्यों नाम लेते हो हमारा? अगर वजूद नहीं है तो क्यों हमारे सारे नेताओं के साथ षड्यंत्र कर रहे हो? इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, हेमंत बिस्वास, कैप्टन अमरिंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कोयला चोर जो इन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र में, नवीन जिंदल, आपने इनको झट से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दी। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही ये साफ चिट, क्लीन चिट हो गए हैं। तो ये फैक्ट है कि इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, ये बात हकीकत है कि कैंडिडेट नहीं है, वरना ये आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से आउटसोर्स करके कैंडिडेट लेने पड़ रहे हैं। मुझे कंप्लीट, लेकिन प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, इनको ये नहीं मालूम कि इन्होंने जो ये कहते हैं ना कि जब चावल का दाना कहते हैं ना, तो कंकड़ों को टिकट दे दिया है। इनमें से कोई नहीं जीतने वाला है, सबकी जमानतें जब्त होने वाली हैं, और ये इनको हकीकत पता लग जाएगी 2024 में। इन्होंने जिस तरीके से टिकट वितरण किया है, इसी से पता लगता है कि कितना इनके यहाँ डेमोक्रेसी है, कितना प्रजातंत्र है। प्रियदर्शनी जी, कुरुक्षेत्र को लेकर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अमनदीप भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अमनदीप जी, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, हिसार और कुरुक्षेत्र में इनेलो की स्थिति साफ है, बाकी सीटों पर कब तक? जी राजश्री जी, बाकी सीटों पर भी हमारी पूरी तरह से पैनल तैयार है। हमारी 5 सदस्यीय टीम जो माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिनको काम सौंपा था सर्वे करने का और लोगों से फीडबैक लेकर के, कार्यकर्ताओं से जो इच्छुक हैं उन सभी से उन्होंने सर्वे करके अपनी रिपोर्ट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा तकरीबन फाइनल पैनल तैयार है, लेकिन बाकी सीटों पे नाम हम दूसरी पार्टियों की जो अभी संभावित उम्मीदवार और हैं
उनको देख करके अपनी रणनीति के तहत अनाउंस करेंगे। और हम बाकी पूरी तरह से तैयार हैं। चुनावी लोकसभा चुनाव के अंदर जो महत्वपूर्ण तैयारियां हैं ग्राउंड पर पार्टी ने वो शुरू कर दी हैं पूरी तरह से। बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील गुप्ता यहाँ से उम्मीदवार हैं, बीजेपी से उम्मीदवार है नवीन जिंदल, और आप लोगों की तरफ से भी कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला। तो किस तरह की लड़ाई यहाँ पर हो सकती है? क्या कड़ी टक्कर मिलेगी या कड़ी टक्कर इनेलो देगी? नहीं, देखिए राजश्री जी, बड़ा साफ बात है, बहुत अच्छा सवाल है आपको कुरुक्षेत्र को लेकर के। कुरुक्षेत्र सबसे पहले देखिए कांग्रेस ने सबसे पहले वो सीट आम आदमी पार्टी को दी जहां से कांग्रेस भाग रही थी, उनके पास कुछ नहीं था। ठीक है। क्योंकि आम आदमी पार्टी नई पार्टी है प्रदेश के लिए, आज तक उनका एक एमसी भी नहीं है प्रदेश में निर्वाचित, तो उनको वो ही सीट दी गई। ये बात तो क्लियर है कि जहां पर उनको कोई प्रत्याशी बिल्कुल भी नहीं मिला, उनको आम आदमी पार्टी उठा करके दे दी गई। हाँ। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के पास भी जिताऊ कैंडिडेट कोई नहीं था। हाँ। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो दावे थे 2014 के लोकसभा के अंदर, उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर के कहा कि कोयला घोटाले वालों को हम नहीं बख्शेंगे, जिन्होंने कोयला अपनी तिजोरी में रखा है। लेकिन मोदी जी ने कोयले की दलाली के अंदर ना केवल अपने हाथ काले किए, अपना मुंह भी काला किया, और बाकी जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके मुंह पर भी ये कालिश पोत दी गई है। ठीक है। और लेकिन जनता को सब मालूम है कि किस प्रकार से ईडी के दबाव से आप लगातार नवीन जिंदल की फैमिली के बयान सुनते रहे होंगे। हाँ। उन्होंने बहुत पहले से ही साफ किया था कि हमारे में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन किस प्रकार से ईडी या सीबीआई या हम छोड़ देते हैं कि किस प्रकार से कौन से दबाव में आकर के वो ऐन मौके पर सिर्फ 30 मिनट पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं और टिकट डिक्लेयर उनका हो जाता है। तो जनता इन सभी बातों को देख रही है। और सबसे बड़ी बात जो है राजश्री जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर, लेकिन हरियाणा प्रदेश में तो देखिए सभी पार्टियों में आना जाना लगा हुआ है, तो उसमें ईडी फैक्टर नहीं हो सकता, कह सकते हैं जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है अभी। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन जब अगर आप एक चीज मानती हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी, प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े नेता एक कोयला घोटाले के अंदर, जो पार्टी ये कहती है कि हम बिल्कुल साफ, ईमानदार, स्वच्छ राजनीति करते हैं, हम देश बदलने आए हैं, हम करप्शन फ्री देने आए हैं, उन पार्टी के, और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हाँ। और जो बिल्कुल कह रही है कि हम तो सत्ता जीतने वाले हैं, हमें तो जरूरत नहीं है, जब 370 पार कर रहे हैं ये, तो कुरुक्षेत्र में एक सीट से इतना ज्यादा अगर ये उसको मानते हैं, तो मैंने कहने का मतलब ये कि एक कोयला घोटाले के आरोपी को ही ठीक है, विदु जी से जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात, मैं बात कंप्लीट कर देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में सर जी। तो और राजश्री जी, यहाँ पर सवाल केवल कोयला घोटाले के नहीं, सवाल उससे बहुत बड़ा है। कुरुक्षेत्र के रण के अंदर जो हरियाणा प्रदेश और उत्तरी भारत के किसानों ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी पूंजीपति के खिलाफ, अब वो लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी जाएगी, क्योंकि वहां पर पूंजीपति और किसान है। पूंजीपतियों का नेतृत्व करने वाले नवीन जिंदल, जिन्होंने हमेशा पूंजीपतिवाद को बढ़ावा दिया, और किसानों के सामने भी ऑप्शन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, जो उनकी बात रखते हैं, एकमात्र नेता है जो पूरे देश के अंदर उनके समर्थन में इस्तीफा देता है। तो यहाँ लड़ाई पूंजीपतिवाद और किसान के बीच में, कमेरे के बीच में, सुशील गुप्ता क्या नहीं है वहाँ पर मैदान में कभी उनका? नहीं, वो भी उसी वर्ग से आते हैं, वो भी कोई कमेरे वर्ग से नहीं आते हैं। और सुशील गुप्ता जी भी आउटसोर्स बहन ने कहा। ठीक है, विदु जी से अब जवाब ले लेते हैं सर इस पर। जी विदु जी। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से और बड़े गौर से इनेलो के प्रवक्ता की बात सुनी है, और मैंने नोट किए कुछ चीजें जो है, मैं एक एक कर उन बिंदुओं पर जाता हूँ। आखिरी बात उन्होंने वर्ग की कही, यानी अब धीरे धीरे समझ आ गया इनकी लड़ाई पूरे के पूरे वर्ग के साथ है, इनकी लड़ाई पूरे समाज के साथ है। ये जाति के आधार पर लोगों को ठेकेदारी, बीच में नहीं बोलना भाई बीच में नहीं बोलना, मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ आपके बीच में। केसरी साहब, मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ आपके बीच में, एक शब्द नहीं बोला हूँ तो बता दो एक शब्द बोला हूँ। शांत हो गए, आप भी एक शब्द ना बोलिए, आप भी एक शब्द मत बोलिए। नहीं गलत नहीं, मैंने लिखा भाई, आप खुद देख लीजिए, गलत अगर बताऊं तो अपने समय बता देना। मैंने एक शब्द नहीं बोला, आपने सब कुछ ही गलत बोला है, सब कुछ ही गलत बोला है, आज देश में सब कुछ गलत बोला है। जो अंग्रेजों से भाई पूरे अवयव वर्ग को लुटेरा भी बोल रहे हैं। अमनदीप अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ अमनदीप, अब शांत हो जाओ बिल्कुल।
शांत हो जाओ, बिल्कुल बहुत गलत बोले हो, बहुत गलत बोले हो, बहुत ज्यादा गलत बोले हो आप। लेकिन हमने फिर भी अपने समय का इंतजार किया, क्योंकि हमें एक एक करके आपकी एक एक गलती को निकालना है बाहर। इन्होंने क्या कहा कि पूरे वर्ग को लुटेरा वर्ग बोल दिया, पूरे वर्ग को लुटेरा वर्ग बोल दिया इन्होंने। अभी अभी दोबारा से खुद को करेक्ट करते हुए, यानी कि खड्डे से बचते हुए खाई में कूद गए। पहले तो केवल ये नवीन जिंदल के और सुशील गुप्ता के वर्ग, और अब मैं वर्ग का नाम ले रहा हूं जानबूझकर, मैं वैश्य समाज की बात कर रहा हूं। हाँ। जो कि असल में वो भी कमेरा समाज है, वो भी कमेरा समाज है, किसान भी वैश्य समाज से आता है। गलत कह रहे हैं आप, बीच में नहीं बोलोगे। अब ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल इन्होंने एक जाति का नाम ले दिया। राजश्री जी, आपकी जिम्मेवारी है कि अगर कोई प्रवक्ता इस तरह से जातिवाद की बात करेगा, टीचर पार्टी के अगर हरियाणा में जातिगत राजनीति होती है, इन्होंने किसान का जिक्र किया था और एक पूंजीपति का जिक्र किया था। ठीक है, किसान और पूंजीपति पे रहिए सर प्लीज। ठीक है अमनदीप जी, किसान को, हाँ किसान और पूंजीपति, ये किसान बता रहे हैं अभय चौटाला, और दूसरी तरफ पूंजीपति कह रहे हैं जब किसान को राजश्री जी ठीक है अमनदीप जी, अब जवाब सुन लीजिए सर, अब जवाब सुन लीजिए। अगर ये व्यक्ति लगातार इसको शांत करवाओ। ठीक है बजरंग जी भी है, काफी देर से बने हुए हैं, जादौन जी भी काफी देर से बने हुए हैं, आप प्लीज अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है सर। राजश्री जी नहीं, मेरे को अभी तो मेरी बात शुरू ही नहीं हुई। तो सर आप शुरू करिए, आप बोलिए तो सर, आप बोलिए तो जवाब दीजिए सर। ऐसे में समय आप ही निकाल रहे हैं, आप इन्हें म्यूट करवाओ, आप इन्हें म्यूट करवाओ। ठीक है सर, अपनी बात रखिए। अमनदीप जी प्लीज सर, म्यूट करवाओ ताकि मैं बात कर पाऊं, ये फिर बोलेगा। अमनदीप जी प्लीज। अरे राजश्री जी एक सेकंड सुन लीजिए, सिर्फ एक सेकंड सुन लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, एक बात है, तुमने तो मैं सिर्फ आपको सर आप काउंटर बाद में कर लीजिएगा सर, उनका जवाब तो सुन लीजिए आप। अभी बाहर निकालूंगा तुम्हारी बदतमीजी सर, आप जवाब सुन लीजिए। सुनो, ये इनका म्यूट करवाओ राजश्री जी। अमनदीप जी प्लीज आप जवाब सुन लीजिए सर, काउंटर के लिए मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। आप इनकी बात को नोट करके रखिए, और भी बातें होंगी बोलने के लिए। वो सामने निकालूंगा अभी मैं 2 मिनट में। मैं तो इनसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ठीक है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है विदु जी, आप अपनी बात जातिवाद की बात ना करें, मेरे अपने समय में सर आप अब बात सुन लीजिए। अमनदीप जी आप बात सुन लीजिए विदु जी। ठीक है विदु जी अपनी बात रखिए सर। हाँ एक क्षण नहीं बोल पाया हूँ मैं अब तक। ठीक है विदु जी, राजश्री जी मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनको म्यूट कीजिए। बिल्कुल सर, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी बात रखिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर बोलेगा ये व्यक्ति। ठीक है विदु जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज। अगर ये फिर बोला तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अब मैं फिर से आपको कह रहा हूं, एक इस व्यक्ति ने पहली बार क्या कहा, पहली बार तो वर्ग की बात कही थी, फिर आपने इनसे सुशील गुप्ता का नाम लिया, और इन्होंने खुद को ठीक करते हुए जो अपने मन की जो अंदर की कालिक है वो बाहर निकली इनकी, और इन्होंने पूरी वर्ग को गाली दी और बोला पूरे वर्ग को लुटेरा। राजश्री जी ये छोड़े, अभी छोड़े, ये गलत बात है। आपका चैनल ये क्या मतलब है? मैंने गाली दी तो आपने क्यों नहीं रोका? सर देखिए, आप अगर किसान और पूंजीपतियों पे रहेंगे तो बेहतर होगा विदु जी। क्या दबाव है आपने मेरे को क्यों नहीं रोका? ठीक है विदु जी, इस पर चर्चा करेंगे, किसान और पूंजीपतियों पे बात करिए आप। तो फिर आप दोबारा से गलत बोल रहे ठीक है, बजरंग जी के पास में जाऊंगी। बजरंग जी क्या कुछ लग रहा है आपको कुरुक्षेत्र में, किस तरह से देख रहे हैं आप? सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, 9 सीटों पर आप लोगों के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना बाकी है। आपका धर्म है, आपका धर्म है, अगर आदमी गलत विदु जी मैंने पहले ही कहा आपको, आप पूंजीपति और किसानों पे रहिए, आपने इस पर चर्चा की है। बिल्कुल राजश्री जी आपका बिल्कुल इस व्यक्ति ने जो बोला ना उस पर सर आप लोग क्या आधे घंटे इसी टॉपिक पर बहस करेंगे? सर आप लोग क्या इसी टॉपिक पर बहस करेंगे? अरे आप म्यूट नहीं कर रहे हैं राजश्री जी, आप सर जवाब देंगे तब तो म्यूट होगा। आप धमकी दे रहे हैं डिबेट छोड़ देंगे, जब आप बार बार कह रहे हैं डिबेट छोड़ देंगे। सर ये कोई बात नहीं है, आप चर्चा करिए। बस मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है, कुरुक्षेत्र सीट में आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर लड़ाई को? नवीन जिंदल अभी कौन शामिल हुए बीजेपी में, वो 10 साल तक सांसद रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं वहां पर? अभय चौटाला भी है, पुराने नेता हैं, और सुशील गुप्ता यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने सर कुरुक्षेत्र का समीकरण ही पूछा है आपसे बस। मैंने आपके सवाल नोट कर लिए जी विदु जी, प्लीज उस पर ही जवाब दे दीजिए। इनेलो का व्यक्ति भद्दी बातें करके गया, उन ठीक पर है भी सर, इस जवाब पर हम बात करेंगे, पहले कहा इस पर बात जो करेंगे सर, लेकिन जो सवाल है ऐसे में सर डिबेट में समय खराब होगा। म्यूट कर रहे हैं राजश्री जी। राजश्री जी क्या दबाव है आपके ऊपर, मुझे बताइए आप। सर मुझ पर कोई दबाव नहीं है विदु जी, मैंने जो सवाल पूछा मैं आपसे उसका जवाब मांग रही हूँ बार बार। तो म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट तो आप जवाब दीजिए सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बार बार इनेलो पे आ रहे हैं। कर देना,
मुझे म्यूट कर देना, आपका जवाब दूंगा लेकिन वो भी बोलूंगा। ठीक है वो भी सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। बहुत काला कर दिया, इनके मुंह काले हैं, इनके मुंह काले हैं चमचों के। जो चौटाला परिवार जो कि अलमारी को पीछे से काटकर 3-3 कोटों से सजा याफ्ता है, उनकी चमची चरण चाटुकारी करते हैं, तलवे चाटते हैं उनके, ये मुंह काले की बात करते हैं। सर, आप जेजेपी के साथ आप लोगों का भी गठबंधन रहा, उसमें भी चौटाला परिवार रहा है, इस चीज को भी मत भूलिए विधु जी। आप राष्ट्रीय जी ऐसे नहीं, सर ऐसे शब्द मत यूज करिए आप भी। चल सकता है, मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। ठीक है, जदौन जी के पास में जाऊंगी। आपको इनको ठीक है विधु जी, प्रधानमंत्री का बोल रहे थे। मैं डिबेट अभी के अभी छोड़ रहा हूं, आप नहीं चला पा रही है राष्ट्रीय जी, माफी के साथ आप मुझ पर मत आइए, चला नहीं पा रही हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपसे कितनी बार एक ही सवाल पूछा है, कुरुक्षेत्र सीट पर क्या समीकरण दिख रहे हैं? सर आप जवाब दीजिए उस पर। चलिए, नहीं जवाब देना चाहते। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। जादौन जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? कुरुक्षेत्र सीट पर मैं लगातार बात कर रही थी, जातिगत समीकरण की बात हर बार हरियाणा में होती आई है। अभी आप जिस तरह से पार्टी का सिनेरियो देख रहे हैं, कहीं कोई प्रवक्ता, एक तरह से देखा जाए तो काफी फेरबदल देखने को मिल रहे हैं पार्टियों में, तो किस तरह का समीकरण समझ में आ रहा है हरियाणा में? और अभी की जो स्थिति हुई है, विधु रावल जी जिस बात को लेकर बार बार बहस कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए अभी जो है पूरा सीन सामने नहीं आया, पूरा दृश्य सामने नहीं आया, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। बाकी जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं वहां मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र की बात आप कर रहे थे, तो कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला पहुंच गए, पुराने खिलाड़ी हैं हरियाणा की राजनीति में, और नवीन जिंदल भी पुराने खिलाड़ी हैं, 2 बार के सांसद रहे हुए हैं। कुरुक्षेत्र उनका कार्यस्थल रहा है लंबे समय, करीब जो है 2 टर्म। तो अब देखिए कि सुशील गुप्ता है, वो इंडिया गठबंधन के, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, तो अब वो अपने तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं। अब ये है कि देखना है कि क्या स्थिति बनती है आगे चल के और आगे बढ़ के। अभी तो शुरुआती दौर है, कांग्रेस जो है इसी तरह से सुशील गुप्ता को समर्थन कर रही है। अभय सिंह जी ने कहा कि ये पूंजीपति और कमेरों की लड़ाई है, तो वो इस तरह से उन्होंने उसको नैरेटिव बनाया है। अब ये नैरेटिव कितना फ्रूटफुल होता है देखने की बात है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी अपने करीब 10 की 10 सीटों पर दावा कर रही है कि हम जो है 10 पर सफल होंगे। उनके कैंडिडेट भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अब उनके सामने प्रतिद्वंदिता किस तरह की है? मुद्दे तो फिर भी लगभग है कि कांग्रेस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा, इस तरह के मुद्दे लेकर सामने आई है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकसित भारत का जो एक एजेंडा बनाया गया है कि 2047 तक भारत को जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाना है, तो अब वो देखते हैं कि मतदाता किस तरह से फैसला करता है। ठीक है जादौन जी, हरियाणा की अगर हम बात करें तो क्या सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है यहाँ पर? सामने नहीं हुई है कि प्रत्याशियों का आना बाकी है। वो बता रहे हैं कि हरियाणा की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो 30 मार्च को होगी और 1 अप्रैल तक कैंडिडेट आ सकते हैं। तो कैंडिडेट आने के सामने के बाद बहुत सारी स्थिति सामने होगी, क्योंकि चेहरा प्रत्याशी का भी बड़ा फर्क पड़ता है। बाकी तो पार्टियां अपने मुकाबले पर हैं, अपने अपने मुद्दे लेके आई हैं, और अब ये जो अलग तरह की स्थिति इस बार चुनाव में बहुत कुछ पिछली की बार की तरह सेट नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार को 2 टर्म हो चुके हैं केंद्र में, लेकिन उनका इस बार का अपना एजेंडा भी बदल दिया उन्होंने। पिछली बार अलग तरीके से वोट मांगे गए थे, इस बार एक अलग मुद्दा है। तो देखते हैं कि आगे चल के प्रत्याशियों के सामने आने के बाद क्या तस्वीर बनती है। जी ठीक है जादौन जी, एक चीज और, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई क्या सीधे सीधे है हरियाणा में? इनेलो और जेजेपी को कहां पर स्टैंड मानते हैं आप? जादौन जी चले, बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी आप विधु रावल को भी सुन रहे थे, उन पर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। देखिए राष्ट्रीय जी, एक बात तो कहूंगा जी, हिंदुस्तान वो देश है जहाँ सभी भाई मिलजुल के रहते हैं। चुनाव होते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, हम सबने मिलके फेर भी रहना। ठीक है। जो 2 कैंडिडेट कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं, नवीन जिंदल जी, सुशील जी या अभय सिंह चौटाला जी, सबसे मेरे पारिवारिक संबंध है। ये थोड़ी है कि वो दूसरी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कुछ उन पे
पर्सनली अटैक करूं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर अपने चैनल के ऊपर। हरियाणा न्यूज चैनल ऐसा है, सारा देश देखता है, प्रसिद्ध चैनल है, सामाजिक व्यक्ति का चैनल है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे भी थोड़ा सा इस बात में थोड़ा महसूस हुआ कि बैस समाज की बात आई। मैं बैस समाज से हूं, मैं बैस समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, मुझे महसूस हुआ कि बैस समाज का नाम घसीटा गया, मगर बैस समाज की कोई बात नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं बैस समाज का कहीं नाम किसी ने नहीं लिया। एक तो बात मैं खुद इस बात को कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जहां आज भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा करती है, पहले भी दावा करती थी, भाई हम 10 की 10 सीटें मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जीतेंगे, तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। हरियाणा न्यूज चैनल पे डिबेट के अंदर 1 साल से मैं सुनता आ रहा था, हमारे कान पक गए, 32वीं बार सरकार मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में बनाएंगे। आप देखिए, इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को ऐन मौके पर घर बिठा दिया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में बड़ी भारी नाराजगी है, इसलिए मुख्यमंत्री ऐन मौके पे बदला गया। लेकिन वो तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं सर, करनाल से। भारतीय जनता पार्टी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं मनोहर लाल जी को। अगर एक एसपी को हवलदार नहीं चुना, मैं यही बताना चाहता हूँ राजश्री जी, एक एसपी को आप हवलदार बनाओगे, उसकी प्रमोशन करोगे या आप उसको डाउन लाओगे? कहा तो मुख्यमंत्री और कहा लोकसभा की चुनाव। मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन बजरंग जी आप ये चीज सोचिए, बीजेपी ने लिस्ट भी जारी कर दी, अपनी रणनीति पर काम कर रही है, वो मैनिफेस्टो पर भी काम कर रही है, सुझाव ले रही है लगातार, और कई तरह के सुझाव भी मिल रहे हैं। कांग्रेस तो अब तक लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, तो कब आप लोग मैनिफेस्टो पर बात करेंगे, कब प्रत्याशी अपने इलाके में जाएंगे? राजश्री जी, मैं हर कमेटी का मेंबर हूँ, स्टेट बॉडी की जितनी कमेटी है, मैनिफेस्टो का भी सब कमेटी का मैं मेंबर हूँ, और मैं बिहानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जिले का प्रभारी भी मैं हूं, और यहां तक सरसा जिले का प्रभारी भी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आज मैदान के अंदर ठीक है, चलिए विदु जी से जवाब ले लेते हैं। विदु जी ऐसे नाराज होंगे तो कैसे चलेगा सर, ऐसे नाराज मत हुआ करिए। ठीक है, बजरंग जी ने सवाल उठाए, उस पर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे कांग्रेस के डर से बीजेपी जो है डरी हुई है कहीं ना कहीं, एजेंसियां वो चुनाव लड़ रही है। ठीक है बजरंग जी, अब जवाब सुन लीजिए सर। देखिए, मेरा नाराज नहीं हो रहा था, मैं डिबेट का समय बचा रहा था, मुझे पता था कि उसने गलत बोल दिया है। अब जब मैं बोलूंगा तो उसने टोकना है, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी इसमें, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप म्यूट कर दीजिए, मुझे भी कर देना म्यूट, ये भी कह रहा था साथ साथ। चलिए, अभी मुझे 3 लोगों के जवाब देने, मुझे लगता है कि मुझे उतना पर्याप्त समय देंगे आप, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है सर। देखिए, पहली बात फिर से वहीं से शुरू कर रहा हूं, जो भद्दी बात आपकी डिबेट में कही गई और वो एक पूरे वर्ग के खिलाफ की गई। जब स्पेशली आपने दोबारा सवाल पूछा, आपने सुशील गुप्ता की बात कही, उन्होंने कहा ये भी तो उसी वर्ग से आते हैं। अब सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल के बीच में कॉमन वर्ग क्या है? उनका समाज है, वैश्य समाज है। उस पूरे वैश्य समाज को उन्होंने लुटेरा समाज कहा। अब इसमें इसको पैरेलल्स को ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात सुनिए, इन्होंने कहा ऐन मौके पर, इनेलो की बात ही कर रहा हूं अभी, कांग्रेस और आप पर इसके बाद आऊंगा। ऐन मौके पर 30 मिनट पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं और उन्हें टिकट डिक्लेयर हो जाता है। एक चुनाव हुआ था आदमपुर का, केवल 1.5 साल पुरानी बात है, आदमपुर में उपचुनाव हुआ था। इनेलो के प्रवक्ताओं से आप लोग पूछ कर थक गए कि आपका कैंडिडेट कौन है, आपका कैंडिडेट कौन है, ये कैंडिडेट नहीं दे पा रहे थे। ये बार बार एक बात बोलते थे, मास्टर स्ट्रोक होगा, मास्टर स्ट्रोक होगा, अभय जी पिटारे में से मास्टर स्ट्रोक निकालेंगे। और वो मास्टर स्ट्रोक क्या निकाला पता है आपको? एक चौधरी कुरड़ा राम जी को, ये जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था जी, उनको ये ले आए और उनको इन्होंने टिकट दे दिया। लेकिन ये इंटरेस्टिंग नहीं है, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 12 बजने से 5 मिनट पहले 11:55 पर अभय सिंह चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको इनेलो का उम्मीदवार घोषित करते हैं और 12:30 बजे वही व्यक्ति चौधरी कुरड़ा राम जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। यानी जिसने कांग्रेस से भी इस्तीफा नहीं दिया था उसको भी टिकट दे दिया, क्योंकि उसको भी विश्वास नहीं था इन पर। उसने कहा पहले मेरा टिकट डिक्लेयर करो, बाद में कांग्रेस छोड़ूंगा मैं। कांग्रेस छोड़ने का इरादा नहीं था। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि बाद में जाकर उन्हीं चौधरी कुरड़ा राम ने
इनेलो को भी लात मारी और इन्होंने गलत शब्द उपयोग किया था, इसलिए मैं जवाब में कह रहा हूं उसी इनेलो को छोड़कर वापिस ये कांग्रेस में भी चले गए। अब ये एक और बड़ा भद्दी इन्होंने बात कही थी, मैं पी गया था उस बात को। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री का मुंह काला है। प्रधानमंत्री जिसने भारतीयों के मुंह चमका दिए, जिसने विदेश में भारतीयों का डंका बजा दिया, जिसने भारत मां के गौरव को जो है शीर्ष पर पहुंचा दिया, उसका मुंह काला है। अरे तुम्हारे मुंह काले हैं और तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी आत्मा भी काली हो चुकी है, क्योंकि तुम जो है 3206 पात्र लोग, बहुत सारे जो पात्र हरियाणा के युवा थे, उनका भविष्य पर डाका डालकर तुमने राज किया था। अलमारी को पीछे से काटकर उसमें से लिस्ट निकाल ली और फिर लिस्ट डाल दी। 3 कोर्टों ने आपके महंगे महंगे वकील इनेलो के वकीलों की दलीलों को खारिज कर दिया और उनको 10 साल से एक दिन भी सजा कम नहीं की। 3 कोर्टों ने एक के बाद एक और 10 साल जो कन्विक्टेड होकर आया, उसके बाद आय से अधिक संपत्ति में फिर चला गया। 7 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति, उसमें से 3 करोड़ जमा भी करवा दिए। आप जमा करवाए, अगर कमाए थे तभी जमा करवाए ना, आप और मैं तो 3 करोड़ नहीं जमा करवा सकते। फिर भी जेल से नहीं बच पाया। उसके चाटुकारिता चरण वंदन करने वाले, उसके पैर चाटने वाले यहां पर डिबेट में बैठकर प्रधानमंत्री जी के और देश की जनता के बारे में अपमानजनक शब्द कहेंगे और उसके बाद में मैं सुनता रहा अपने समय का इंतजार करने के लिए। जल्दी से बात कर लेते हैं और जो हमारे साथी है उनकी। आम आदमी पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार घोषित हुए। मुझे पहले यह नहीं समझ आया कि जो आम आदमी पार्टी खुद को 30 मार खां कहती थी, खुद को तुर्रम खां कहती थी हरियाणा की, वो एक सीट लड़ रही है। शर्म नहीं आई इनको? किस प्रकार डिबेट के अंदर बैठकर कहते थे हम अकेले अपने दम पर सरकार बनाएंगे। सिर्फ एक सीट मिली है, एक सीट 10 में से, और वो एक सीट पर किसको लड़ाया? जो पंजाबी बाग से एमसी का चुनाव, पार्षद का चुनाव 3रे नंबर पर हारा था, यानी 3रे नंबर पर हारा था, सिर्फ हारा नहीं था, वो सुशील गुप्ता, जिसको जब राज्यसभा का सांसद बनाया तो इनके जो संस्थापक सदस्य थे वो ये आरोप लगाकर चले गए कि उसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। गलत बात, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। गलत बात, गलत आरोप मत लगाइए। गलत कुमार बात, विश्वास, आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है। प्रियदर्शनी जी, गलत बात मत बोलिए, गलत बात मत बोलिए। प्रूफ है, नहीं है, नहीं झूठ प्रियदर्शनी आपकी आदत है गलत बात करने की। मत करिए, मेरे पास है, मैं दूंगा। नहीं मत करिए। 100 करोड़ आपके सामने नहीं है, बकवास बात करते हो, फालतू बात कर रहे हो। देता हूं प्रूफ, नहीं फालतू बात कर रहे हो, बकवास कर रही है, 100 करोड़ कर रही है और 100 करोड़ आपने। बात को अच्छा सुनो, नहीं गलत बात मत करिए। 1 मिनट रुक जाइए। मेरी प्रियदर्शनी जी रुक जाइए। शरद रेड्डी ने दिए, शरद रेड्डी ने दिए 60 करोड़ रुपए। शरद रेड्डी ने दिए 60 करोड़ रुपए। शरद रेड्डी तो बात अब ठीक है। गलत नहीं बोलेंगे। मैं आऊंगी मैं आपके पास। कांग्रेस का इनका बचा है, कांग्रेस को लेकर इनको नहीं, इस डिबेट में बैठ के झूठ मूठ अफवाह उड़ाएंगे मेरे नेता के बारे में। प्रूफ देंगे आप, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ जी अच्छा, मैं फिर से इस बात को रिटरेट कर रहा हूं, मैंने अपनी टीम को लगा दिया इस काम पर। अभी अगले 2 या 4 मिनट में आपके सामने प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी इसलिए सवाल का भी जवाब। अरे आप कौन सी हैं? नहीं मानूंगी। अच्छा अब ये बात जल्दी से सुनिए। अरे आप तो कोर्टों का भी मान रहे, केजरीवाल चक्की पीसिंग कर रहा है, कोर्टों को नहीं मान रही। मुझे जल्दी से जो है हमारे कांग्रेस वाले भाई का जवाब दे दीजिए। अरे शरद रेड्डी ने आपको लिए आप उनके साथ रिश्वत क्यों ले रही थी? क्यों शराब झाड़ू से दारू तक क्यों पहुंच गई? आप झाड़ू से दारू तक क्यों पहुंच गई? झाड़ू से दारू पहुंच गई? स्वराज की किताबें बांटते दारू की बोतलें बांटने लग गई आम आदमी पार्टी। दारू आपको शर्म आनी चाहिए, दारूबाजों को शर्म आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, 2022 को उन्होंने शरद रेड्डी को अरेस्ट किया। आनी चाहिए 6 और शर्म महीने इसलिए आनी में चाहिए रखा जब उसने अरविंद केजरीवाल का और अरविंद केजरीवाल का नाम मैं कांग्रेस वाले भाई का जवाब दे दूं। बजरंग समय में नहीं बोल रहा, गलत बात मत बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल आ रही हूं मैं आपके पास, इसके बाद मैं आ रही हूं। विधु जी, बजरंग जी ने भी बड़ी बात कही है कि बीजेपी डरी हुई है। अरे जो पार्टी गलत है वो गलत बात ये आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि पार्टी गलत है या नहीं है, वो तो जनता बताएगी। स्टेटमेंट पर भी आ जाइए। जनता सर्टिफिकेट दे रही है, सुपड़ा साफ है। कोई सुपड़ा साफ नहीं, सुपड़ा आपका साफ है। अगर आपको डर नहीं होता तो आपको आउटसोर्स नहीं करने पड़ते। डिबेट का आधा टाइम एक व्यक्ति को दे दिया। विधु जी, पूरी डिबेट का बजरंग जी ने भी ये कहा था कि बीजेपी डरी हुई है, इस पर जवाब दे दीजिए सर। बजरंग दास क्यों डर रहे हो मेरे से? अभी तो आप पर जवाब देना था, आपको वेट करनी चाहिए अपनी। अभी तो आपका जवाब देना है, क्यों डर गए बजरंग दास
जी आप मुझसे मेरे जवाब से क्यों डर गए आप? मेरे जवाब से क्यों डर गए बजरंग दास जी? कोई नहीं डर रहा रावल जी, कोई नहीं डर रहा आपसे। अरे गुरु मैं आपके बीच देखिए देखिए देखिए, एक चीज बजरंग जी ने कहा था कि बीजेपी डरी हुई है, इस पर जवाब दे दीजिए सर। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं। बजरंग जी सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। आपने कहा था बीजेपी डरी हुई है, जवाब सुन लीजिए सर। 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति का आधा समय भाई ये क्यों नहीं? ठीक है, तो इनके सवाल आपने सवाल उठाए थे ना, बीजेपी डरी हुई है, जवाब सुन लीजिए बजरंग जी। ये डिबेट है बजरंग जी जवाब सर, समय के लिए लड़ेंगे तो ये फिर ठीक नहीं होगा सर। समय के लिए क्यों लड़ रहे हैं? 5 आदमी बैठे हैं सर, 5 आदमी बैठे हैं, लेकिन आप समय के लिए क्यों लड़ रहे हैं सर? समय के लिए लड़ेंगे तो समय ही खत्म होगा। बजरंग जी आपने पूछा था, आपने कहा था कि बीजेपी डरी हुई है, तो जवाब सुन लीजिए। ठीक है विधु जी, पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, इनेलो से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, बीजेपी से पूछ रहा तो बीजेपी जवाब देगी या कांग्रेस जवाब देगी? आपने मुझसे सवाल क्यों पूछा? आप जवाब क्यों बोल रहे हो? मुझसे सवाल अपना जवाब दीजिए सर, जवाब नहीं लेना था तो मैं कोई नहीं पूछता भाई आप बीच में मत बोलो बजरंग दास, समय ना वेस्ट करो। विधु जी शॉर्ट में सर, प्लीज शॉर्ट में सर। साथ उलझ रहे हैं विधु जी प्लीज शॉर्ट में सर। और भी प्रवक्ता बैठे हैं सर, उनसे भी मैं बात करना है। अगर मुझे 20 सेकंड कोई बोलने देगा तभी शॉर्ट में। ठीक है विधु जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। विधु जी प्लीज सर, कोई बोलूंगा ना भाई, बिल्कुल विधु कोई जी बोलने देगा। विधु जी प्लीज बोल लीजिए सर। इन्होंने कहा एक तो इन्होंने डरी हुई पार्टी की बात हाँ। की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको मैं। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल का मतदान है और मतदान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीत गई है। कैसे जीती है? हाँ। क्योंकि पेमा खांडू जो बीजेपी के सीएम है और डिप्टी सीएम। अरे बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बात तो रखने दीजिए बजरंग जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास सर। बात करने दो, बात करने दो। बजरंग जी प्लीज आप उनकी बात सुनने देंगे तो मैं आपके पास आऊंगी सर। बजरंग दास तुम नहीं बोल पाओगे, एक शब्द नहीं बोल बजरंग जी प्लीज आप सर, आपके पास मैं आई रही हूँ, आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं सर। मुद्दा कौन सा है? मुद्दे की बात इन्होंने करनी सर, तो जवाब पूरा सुनेंगे शुरुआत में, अगर आप रोकेंगे तो ठीक नहीं है। हरियाणा मुद्दे की बात ठीक है, उन्होंने अरुणाचल से शुरू किया, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं जोड़ूंगा जिस मुद्दे के लिए। अरे जोड़ूंगा बात को, जोड़ूंगा। लोकसभा चुनाव तो बीजेपी कह रही है ना 400 के पार। कांग्रेस क्या मांगे? आप सुन तो लीजिए, 400 के पार क्यों कह रही है बीजेपी? सुनिए सर, उसके बाद तो जवाब लेंगे। सरकार बदलना चाहती है, बजरंग जी प्लीज आप जवाब सुन लीजिए, नहीं तो सर म्यूट करना पड़ेगा। पूछिए, धंधा लाओ, धंधा दो, मलाई खाओ, ये पूछिए। ये थोड़ी होता है डिबेट को घुमा। बजरंग जी आप समय खराब कर रहे हैं कहीं को सो देते। बीजेपी बार बार कह रही है, आप लोग भी तो सवाल उठाते हैं, 400 के पार क्यों है? क्यों है? सुन लीजिए जवाब। इनको कर दीजिए ना म्यूट, क्यों कर? 40 मिनट बजरंग जी आपको म्यूट कर दीजिए। 20 मिनट एक ही व्यक्ति। अरे 40 मिनट में इस बेवकूफ आदमी ने कम से कम 30 मिनट तो इसने बीच में बोल के किया है। मेरे को बोलने का दे रहे हैं लोग। बजरंग जी सर जवाब सुन लीजिए सर, प्लीज म्यूट करने पे मजबूर मत करिए प्लीज सर। ठीक है, सभी को उल्ट पकड़े। पिछले 4 मिनट से मैं बजरंग दास की बात का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि मैंने 1 मिनट में कर देनी थी। ठीक है, बजरंग दास जो है पिछले 4 मिनट से मुझे बात नहीं करने दे रहे। मेरी बात तो 1 मिनट में खत्म होगी। अरे बीच में मत बोलो, बजरंग दास करना पड़ेगा आपको। प्लीज आप सवाल आंसर तो सुन लीजिए सर, आप आंसर नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? हर चीज में झूठ बोलनी, हर चीज में नहीं। आप 4 मिनट अरे बदतमीजी मत करो बजरंग दास। चपरासी की तरह कांग्रेस में क्या कर रहे हो? चपरासी बनकर वहां पर चपरासी बनकर काम कर रहे हो वहां पर। आप इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल देख लिया, छोड़ लिया। राजश्री जी बिल्कुल नहीं, विधु जी नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री और देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं सुनो तो। ठीक है विधु जी ने, प्रियदर्शनी जी कुछ कह रही थी, उसके बाद विधु जी मैं आ रही हूँ आपके पास जी। देखिए नहीं, एक मिनट मुझे दे दीजिए। नहीं मुझे दे दीजिए विधु रावल जी, दे दीजिए। एक बहुत यहाँ पे बहुत मार्के की बात है, किस तरीके से ये स्टोरी को ट्विस्ट करते हैं और किस तरीके से बातों को घुमाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इन्होंने जब इनेलो के केसरी जी बात कर रहे थे तो कैसे इन्होंने इस पूरी कहानी को घुमाया मैं बताती हूँ। क्योंकि बेसिकली इनसे जो प्रश्न पूछा था केसरी जी ने, वो पूछा था किसानों के ऊपर। अब इसमें तो ये जवाब दे नहीं सकते, ये कैसे बताएंगे कि इन्होंने अन्नदाता के 700 लोगों की हत्या कर दी? इसमें इनके पास जवाब नहीं, तो सुन लीजिए।
तो इन्होंने क्या किया, वैश्य समाज में ले आए, जबकि ये बात कर रहे थे कि कैसे उद्योगपतियों को इन्होंने टिकट दिए हैं और बेचे हैं टिकट। ये उद्योगपतियों की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे थे, ना कि किसी समाज की बात कर रहे थे। आप समाज के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं। यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है शुरू से, कि किस तरीके से जात पात की राजनीति करके किस तरीके से लोगों को भड़काया जाए, क्योंकि कोई मुद्दा इनके पास होता नहीं है, विकास का मुद्दा इनके पास होता नहीं है। विकास की राजनीति से ये कोसों परे हैं। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में इन्होंने कभी दिए नहीं है, 2 करोड़ नौकरियां कभी इन्होंने दी नहीं है। अब इनके पास मुद्दा बचा नहीं है, तो ये सिर्फ समाजों पे आ गए। क्या ये भूल गई है क्या डिबेट किस विषय पर आज कर रहे हैं? वैश्य समाज के लिए बिल्कुल मैनिफेस्टो को लेकर बात कर रहे हैं। वैश्य समाज के ऊपर इन्होंने कमेंट किया है विधु रावल जी ने, इनको पूरे डिबेट में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ राजश्री जी, सीनियर पत्रकार हैं, इनको बोलिए माफी मांगिए। राजश्री जी क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? ठीक है विधु जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? ठीक है विधु जी बोलिए सर। मेरी बीच में मुझे इंटरप्ट कर दिया गया, लेकिन मैं ये बात बताना चाह रहा था कि है। कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवार भी नहीं घोषित कर पाई, 7 सीटों पर। हाँ। और उसकी वजह से जो अरुणाचल के सीएम हैं और जो डिप्टी सीएम है उनके समेत 7 सीटों पर बिना मतदान के यानी निर्विरोध तरीके से भाजपा के कैंडिडेट जीत गए हैं। जिनके पास कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए नहीं है, मैं उसका संदर्भ जोड़ रहा था। फिर हरियाणा से एक बार जोड़िए आप इस बात को, हरियाणा में किस प्रकार से ये लोग जो हैं एक के बाद एक बहानेबाजी करते रहे हैं। पहले कह रहे थे कि सबसे पहली लिस्ट हम निकालेंगे, फिर भाजपा ने जब लिस्ट निकाल दी फिर कहते हैं कि भाजपा अभी बाकी लिस्ट निकाल दे फिर निकालेंगे, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम जब सारी लिस्ट निकल जाएगी फिर देख के निकालेंगे। अब कहते हैं कि 6ठे चरण में चुनाव है, तो जहां पर 4थे चरण में चुनाव है ना, अमेठी और रायबरेली, वहां भी लिस्ट नहीं निकाली, लेकिन 7वें चरण में जहां चुनाव है वह गाजियाबाद की निकाल दी। अभी इन्होंने इस व्यक्ति ने यह कहा, मनोहर लाल जी के बारे में कहा बजरंग दास जी ने, कि मनोहर लाल जी एसपी से हवलदार बन गए। हाँ। एसपी से हवलदार बन गए, ये कहा इन्होंने। ठीक है। और अच्छा सही, प्रियदर्शनी जी शर्म कीजिए थोड़ा सा, आपके हाथों एसपी से सीधा ही जो है जेल के अंदर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर रहे हैं केजरीवाल। अगर एसपी का मतलब सीएम है तो मैं भी ये इसका इक्विवेलेंस ड्रॉ करता हूं। बजरंग दास जी हमारी पार्टी में आए थे, हमने उनको चेयरमैन बनाया था, हमने उनको व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। ये बजरंग दास जी बीजेपी छोड़कर चेयरमैन से कांग्रेस के चपरासी बन गए। ये मैं भी उनके लिए इक्विवेलेंस ड्रॉ करता हूं। उन्हें शर्म आनी चाहिए प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री जी के बारे में गलत बोलने के लिए, गलत शब्द बोलने के लिए। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए विधु जी, अब जवाब सुन लीजिए। शर्म को बेची होगी। ठीक है विधु जी, अब जवाब सुन लीजिए। विधु जी अब जवाब सुन लीजिए सर, आपने बजरंग की सर अपनी बात, अब जवाब सुन लीजिए। और जिसको पार्टी को पार्टी बोलते हैं, पार्टी को पार्टी बोलते हैं, चपरासी है ये कांग्रेस का चपरासी बने हैं। ठीक है विधु जी, अब जवाब सुनेंगे सर आप, अब जवाब सुनेंगे। चपरासी क्यों बन गए? ठीक है विधु जी, अब जवाब सुनेंगे सर। क्या लेने आए थे बीजेपी में? क्या लेने आए थे बीजेपी में? क्यों चक्कर काटते थे बीजेपी के नेताओं के? क्यों बीजेपी के नेताओं का चक्कर काटते थे? ये फुद्दू है। और पहले गलत बोलकर पहले भी इस पार्टी को डिबेट से बाहर निकाला हुआ। 6 महीने तक टीवी चैनल ने इस व्यक्तिगत टिप्पणी पे मत झगड़िए, व्यक्तिगत टिप्पणी पे मत झगड़िए। अभी आप बीजेपी में है, बजरंग जी कांग्रेस में है, व्यक्तिगत टिप्पणी पे मत झगड़िए। अमनदीप जी कुछ कह रहे हैं जी, गलत बोले। ठीक है अमनदीप जी कुछ कह रहे हैं, अमनदीप जी कुछ कह रहे हैं, आप लोग काफी समय से इस पर चर्चा कर रहे हैं। अमनदीप जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। राजश्री जी, राजश्री जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हाँ। तो पहले हाथ जोड़ करके विधु जी, बजरंग जी, अब आप लोग समय जाया कर रहे हैं, व्यक्तिगत चीजों पे टिप्पणी मत करिए। आप बीजेपी में है, बजरंग जी कांग्रेस में है। बजरंग जी मैं आपसे भी कह रही हूँ, आप कांग्रेस में है सर, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, बात सुन लीजिए। अमनदीप जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बड़े भाई विधु रावल जी ने भी ये मांग की थी कि उनका माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक है, शॉर्ट में सर, बिल्कुल अमनदीप जी प्लीज अपनी बात रखिए, कोई नहीं कह रहा सर, बीच में अपनी बात रखिए। सबसे बड़ी बात, मैंने कभी भी जातिगत टिप्पणी नहीं करी, मैंने कमेरे और लुटेरे वर्ग की बात करी, मैं अब भी करता हूँ, आ रहा हूँ। बजरंग दास जी मेरे पिता तुल्य, बड़े पिता तुल्य समान है और उन्होंने हमेशा कमेरे वर्ग का साथ दिया।
हालांकि वो भी वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन वो पूंजीपति नहीं है। वो हमेशा गरीबों के साथ खड़े होते हैं, उनका खुद का छोटा सा रोजगार है, अपनी जीविका चलाते हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों वैश्य समाज के लोग जो है कमेरे वर्ग के साथ है, उनको कमेरा वर्ग गिना जाता है, लुटेरा वर्ग नहीं। राजश्री जी, आज के आप नेशनल मीडिया के और सारे अखबारों को उठाइए, आज के हालात, आज का सर्वे जो भारत का दिखा रहा है कि जो देश में बढ़ती असमानता, गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती असमानता अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा हुई है। आज केवल 1% पूंजीपति, और उन पूंजीपतियों में कोई एक समाज का लोग नहीं है, उसमें हमारे भगौड़े भी हैं, जो जेजेपी वाले हैं, वो भी पूंजीपति हैं, वो भी गए थे। मैंने आप अगर अमन जी सर्वे पे जाएंगे तो इनेलो का अस्तित्व भी खतरे में है कहीं ना कहीं। मैं राजश्री जी, आपका चैनल है, सर्वे में आप जाएंगे तो इनेलो का अस्तित्व भी कहाँ पर है सर? अरे कोई बात नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं है। हाँ। लेकिन ये मैं समझता हूँ, आपने अनम्यूट किया ना, ऐसी तानाशाही इमरजेंसी में या अंग्रेजों के टाइम रही होगी। मैंने कोई गलत बात नहीं कही। आपका दायित्व था कि जो व्यक्ति लगातार आपके ऊपर भी पर्सनल टिप्पणी कर रहा है, जिस व्यक्ति ने जो वर्ग की बात है, लुटेरे और कमेरे वर्ग की, उसको जाति के साथ जोड़ दिया गया। मैं कह रहा हूँ कि हमारी जाति के लोग भी लुटेरे वर्ग में है और हम उनका विरोध करते हैं, और ये कह रहे हैं कि वैश्य समाज ही सारा लुटेरा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये इनका अंदर का जो तामसिक पन है ना, जो बाहर से, चलिए आपने अपनी बात रख दी है। हाँ, मैंने नहीं बात नहीं रखी है। मैं आखिरी में अपनी बात बताता हूँ। ठीक है कि इस व्यक्ति का जो, अगर आप इसको नहीं टोकेंगे ना, पर्सनल कमेंट प्रियदर्शनी जी पे भी, बजरंग जी इतने बड़े पर्सनल कमेंट, मेरे को भी तू तड़ा कर रहा है। आप लोग व्यक्तिगत चीजों पे क्यों आ रहे हैं? आप लोग तो देश प्रदेश की बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। आपका दायित्व है। देखिए राजश्री जी, बहुत मेरा दायित्व, मुझे भी मेरा दायित्व बताया गया। उन्होंने कहा कि आप डिबेट नहीं चला पा रही है। ठीक है, मैंने सुना उस बात को, लेकिन मैं वो बात कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं उन बातों को कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। और ये व्यक्ति ठीक है। जादौन जी, मैं आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी सर। अभी से इतनी गहमा गहमी है, जब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी, जेजेपी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, इनेलो की पूरी लिस्ट आ जाएगी, तब किस तरह का माहौल होगा हरियाणा में? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि जब तक सभी दलों के प्रत्याशी सामने नहीं आते, तब तक कुछ कह पाना संभव नहीं है। अभी तो चलिए, शायद संपर्क टूट गया। तो एक तरह से देखा जाए तो कई तरह की मुद्दे हैं। लोकसभा उम्मीदवारों की सूची लगातार सामने आ रही है। कांग्रेस अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रही है और इस पर चर्चा की जा रही है। विदु जी कुछ दिखा रहे हैं शायद। अरे विदु जी, आप मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे चैलेंज, बीच में ना बोलिए प्लीज, बीच में ना बोलिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं सभी सम्मानित पहले सर, वैसे भी समय खत्म होने वाला है। विदु जी, आप जो दिखा रहे थे वो उस पर बताइए सर। अरे इनका दिखाना, आप दिखाइए ना अपने चैनल पे। ये लिखा हुआ है, एक पोस्टर है। अरे भाई रुक जाइए, इनको बोलो, भाग जाते हैं। राजश्री जी क्यों नहीं नोट कर देती आप? चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी से इतनी गहमा गहमी है। कुल मिलाकर आज का ये विषय रहा कि 24 का घमासान है और चुनावी अभियान जो है वो जोरों पर है। तमाम पार्टियां मंथन कर रही है। इंतजार बस है कि कांग्रेस बाकी सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करे। 9 सीटों पर अभी भी प्रत्याशी के नामों का ऐलान बाकी है। मीटिंग और बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि कुरुक्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्हें जीत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इनेलो की तरफ से भी कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि पुराना इतिहास दोहराएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में क्या कुछ निकलेगा। मैनिफेस्टो भी जल्द जारी हो जाएगा, तो कितना फायदेमंद रहेगा आम जनता के लिए मैनिफेस्टो, और जनता किसे चूज करती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बनी रहिए हरियाणा न्यूज पर।